किसी से अगर काम कराया जाए और उसे मजदूरी न दी जाए, जबरन काम कराया जाए, काम ना करने पर उसे मारा पीटा जाए, और अगर वो इसका विरोध करे तो उसके बच्चों को भी इसी कार्य में ढकेल दिया जाए, क्या आज भी ऐसा होता है? कुछ उदाहरण आज भी आपको मिल जाएंगे। प्राचीन काल से आज तक ऐसी अमानवीय प्रवृत्ति, वो भी हम इंसानों की ही, हमारे में से ही कुछ लोग ऐसा करते हैं और कुछ लोग विवश हैं ऐसे कार्यों को करने के लिए। कुछ इसी तरह की बात है बंधुआ मजदूरी। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। आज बंधुआ मजदूरी को डिस्कस करूंगा। क्लास नहीं मिल पा रही थी, इसका भी मैं कारण बता दूं। 2 दिन से कुछ जिस टैब से क्लास बन रही है उसमें प्रॉब्लम आ गई। आप लोग सोचेंगे कि मैं हर महीने या 10-15 दिन पे ये बताया करता हूँ, कहीं टैब में प्रॉब्लम, कहीं लैपटॉप में। ये सब रियलिटी है। अगर आप लोगों को देखना हो तो जहाँ मैं रहता हूँ एड्रेस दे दूँ, आ जाइए। 2 डेड लैपटॉप रखे हुए हैं और एक टैब भी लगभग ख़राब हो रहा है। चलिए, ये सब मेरे पे छोड़ दीजिए, ये सब कार्य मेरे हैं। बस इतना मानिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये मैं बहाना कर रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं, बंधुआ मजदूरी को डिस्कस करने का कुछ प्रयास करते हैं। ये जो है बंधुआ मजदूरी टॉपिक, ये सोशल वर्क सेकंड पेपर के लिए तो इम्पोर्टेंट है, ये साथ में जीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और हर टॉपिक की भांति एसए में भी जहाँ पे भी कुछ ऐसी बातें आए वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वह व्यक्ति जो लिए हुए ऋण को चुकाने के बदले ऋणदाता के लिए श्रम करता है या सेवाएं देता है, बंधुआ मजदूर कहलाता है, बाउंडेड लेबर कहलाता है। किसी ने ऋण लिया और वो उसे चुका नहीं पाया। ऋण लेने के बाद में वो जब चुका नहीं पाया तो उसको गुलाम बना लिया गया, या उसे ज़बरदस्ती, या कई बार वो चाहता है ठीक है हम चल रहे हैं काम करके, इसकी भरपाई कर देंगे, इसको पूरा करेंगे हम। इन्हें अनुबंध श्रमिक या बंधक मजदूर भी कहते हैं। अगर अनुबंध श्रमिक करके प्रश्न पूछा जाए तब भी आप इन्हीं बातों को लिखेंगे। बंधक मजदूर पूछने पर भी इन्हीं बातों को लिखेंगे। कभी कभी बंधुआ मजदूरी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। पिताजी ने किसी के यहाँ बंधक मजदूर के रूप में कार्य किया क्योंकि पिताजी के पिताजी ने वहाँ से कर्जा लिया था, और उनका बेटा भी करेगा क्योंकि पिताजी करते करते उस कर्जा को पूरा नहीं कर पाए। उस कर्ज के तले वो डूबे हुए हैं सब लोग। सोचिए कितनी भीषण दशा है ऐसे लोगों के साथ। कंडीशन उनकी जरा सोच के उस जगह पे जरा एक पल के लिए खुद को रख के देखिए। ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कह रहा हूँ बंधुआ मजदूर बन जाइए, लेकिन तभी हम समझ पाते हैं जब दूसरे की जगह अपने को रखते हैं। कई बार हम दूसरों पर जैसे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि अरे उस व्यक्ति ने अच्छा नहीं किया, लेकिन जब उसकी कंडीशन में वहाँ पर हम पहुँचते हैं तब हमको महसूस होता है। ठीक उसी तरह मैं ये बात कह रहा हूँ। बंधुआ मजदूर की सामान्यतः ऋण के भुगतान के साधन के रूप में मांग की जाती है। वास्तव में इस अमानवीय प्रथा को अवैतनिक श्रम का लाभ उठाने के लिए एक चाल के रूप में शोषणकारी जमींदारों या साहूकारों द्वारा इस्तेमाल किया गया। जिसने ऋण दिया तो उसने ऐसी प्रथा को स्टार्ट किया अपने ऋण को पाने के लिए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ऋण ही इसीलिए दिया कि उसको बंधक मजदूर बना लेंगे। कितनी बुरी बात है। बंधुआ मजदूर प्रणाली सामंती श्रेणीबद्ध समाज की मुख्य विशेषताओं में से एक है, और इस प्रणाली को सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम समाज के कुछ शक्तिशाली वर्गों ने कमजोर वर्गों का शोषण करने के लिए तैयार किया है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगा, मैंने इसको जैसे भी आपके सामने एडिट करके पेश किया, जो भी मुझे समझ में आया, कुछ मेरी बातें भी इसमें हैं। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ मैं कहीं से उठा के आपको दे देता हूँ। कुछ रिसर्च डेवलपमेंट होते हैं, कुछ परिभाषाएं होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे इसमें मुझे परिभाषा नहीं मिल पाई कि इसको किसी विद्वान ने, अगर आप लोगों के पास परिभाषा होगी, अच्छी परिभाषा बना के, तो हम लोग भी लिख सकते हैं, तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि फला व्यक्ति ने, फला विद्वान ने ऐसी परिभाषा दी है। इतनी हेल्प मैं आप लोगों से चाहता हूँ। भारत में बंधुआ मजदूरी की व्यवस्था कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इस पर अगर हम नज़र डालें तो सामाजिक आर्थिक संस्कृति जो यहाँ की है उसके कारण से हुई। भारत में प्रचलित विभिन्न अन्य सामाजिक बुराइयों की तरह, जैसे बहुत सारी बुराइयाँ हैं, बंधुआ मजदूर भी हमारी जाति व्यवस्था की एक उपशाखा है। क्योंकि उच्च जाति से संबंध रखने वाले व्यक्ति जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय शोषण करता है, और निम्न
कही जाने वाली जाति जैसे शूद्र शोषित है। स्थितियां परिवर्तित हो रही हैं। हर समाज के लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं। हर समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। शिक्षा जितना ज़्यादा बढ़ेगी ऐसी चीज़ें दूर होंगी, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में ऐसा पाया जाता है। समाज में उनकी कमज़ोर आर्थिक और सामाजिक स्थिति होने के कारण SC ST दलितों को गाँव में जमींदार या साहूकार अपने श्रम को नाम मात्र के वेतन या बिना किसी वेतन के बेचने को मजबूर करते हैं कि आओ काम करो, 10-20 रुपये दे देंगे, 50 रुपये दे देंगे। ज़रा सोच के देखिए, किसी के घर में 4-5 बच्चे हैं, खास करके ऐसे लोगों के घर में बच्चों की संख्या भी ज़्यादा होती है और पति पत्नी वो हैं, 50 रुपये 100 रुपये अगर उसको दे भी दिया जाएगा तो कैसे वो पेट पालेगा? बच्चे भूखे मरेंगे। उसकी बीवी अलग मेहनत करेगी तब भी पूरा नहीं पड़ेगा, और फिर जब बच्चे बड़े होने से पहले मजदूर बन जाएंगे, बाल मजदूरी यहीं से आ जाएगी। हर टॉपिक इसका इंटर रिलेटेड है। एक बुराई दूसरे बुराई को जन्म देती है। ऐसे सोचकर आप लोगों को लिखना है। ये प्रथा प्राचीन समय से प्रचलन में है और अब भी कुछ स्थानों पर इसका अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल समाप्त हो गई है, और ऐसा भी नहीं है कि ये नई उपजी है, पहले से है और अभी भी कहीं कहीं ये मिलती है। बंधुआ मजदूरी का स्वरूप एवं विशेषताएं पर अगर हम बात करें कि इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं, स्वरूप क्या होता है, तो बंधुआ मजदूरी सबसे अधिक शोषण अगर देखा जाए बंधुआ मजदूरी के तहत तो किस क्षेत्र में होता है, तो ये आपको मिलेगा कि खेती और कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ये शोषण होता है। दलित जो जाति के अनुक्रम और उचित भूमि सुधार पद्धति की अनुपस्थिति के कारण सबसे ज़्यादा शोषित होते हैं। जो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था में दलित सबसे निचले पायदान पे, उनको केवल ये माना गया कि वो सेवा करेंगे, केवल वो नौकरी करेंगे, केवल जी हुजूरी करेंगे। जितने भी ऐसे कार्य थे जिनको गंदा समझा जाता था, जिनको करने में स्वयं को भी शर्म आती हो, वो कार्य उनको सौंप दिए गए। परंपरागत रूप से भूमि का स्वामित्व उच्च जाति के लोगों के पास और निम्न स्तर के लोगों के पास भूमि ना के बराबर या बहुत कम। होगा क्या? जिनके पास भूमि है भाई, जब भूमि होगी तो उनके पास उत्पादन होगा, और जिसके पास उत्पादन होगा वो किसी को भी गुलाम बनाने के लिए विवश कर लेगा। क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 ऐसी आवश्यकताएं हैं। इनमें रोटी तो ऐसी आवश्यकता है जिसके लिए व्यक्ति कुछ भी कर जाता है, और जिसके बच्चे भूखे सोने को मजबूर हो तो क्या होगा? वो गुलाम बन जाएगा, बंधुआ मजदूर बन जाएगा, जिसके कारण उन्हें मजबूरी में दूसरों के खेतों में काम करना पड़ेगा। केरल जैसे राज्यों में भूमि सुधार कानून लागू हो जाने के कारण बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन हो गया है। केरल में काफ़ी हद तक ये समस्या समाप्त नजर आ रही है। इसके विपरीत बहुत सारे राज्य हैं। गुजरात का उदाहरण ले लीजिए, उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार का उदाहरण ले लीजिए। भूमि का बहुत बड़ा भाग उन परिवारों ने अधिकृत कर रखा है जो परंपरागत रूप से जमींदारी, साहूकारी से जुड़े हुए थे। अब जब भूमि का स्वामित्व उन्हीं के पास है, उत्पादन की सारी चीज़ें उन्हीं के पास हैं, संसाधन उनके पास हैं, तो क्या होगा? ऐसी प्रथा को बढ़ावा मिलेगा। बंधुआ मजदूरी केवल कृषि के ही क्षेत्र में प्रचलित नहीं है। ये मत समझिएगा कि मजदूर केवल कृषि क्षेत्र में ही होते हैं। शहरों में बहुत से क्षेत्रों में जैसे खनन, माचिस निर्माण इकाइयाँ, ईंट के भट्ठे आदि में भी व्यापक रूप से ये फैला हुआ है। शहरों में प्रवासी मजदूरों को अपने श्रम को बहुत कम नाम मात्र के वेतन या बिना वेतन के बेचने पर मजबूर होना पड़ता है, और इस अमानवीय व्यवस्था प्रणाली में बच्चों को भी शोषित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल बड़े ही इसमें शामिल हैं, बड़े ही शोषित होते हैं, बड़े ही शोषण का शिकार हैं। विशेष रूप से छोटे स्तर पर कंपनियां जो होती हैं, पटाखे बनाने वाली जो कंपनियां हैं, माचिस बनाने वाली कंपनियां हैं, टेक्सटाइल, चमड़े के वस्तु जो निर्मित करने वाली कंपनियां हैं, चाय की दुकानों पे आप देख सकते हैं, होटलों में देख सकते हैं, ढाबों में देख सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितने रामू, पता नहीं कितने छोटू, पता नहीं कितने क्या क्या कहा जाए। कई बार बच्चों को देखकर दया आती है कि इतने छोटे बच्चे और वहाँ पर क्या कर रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, दिन भर एक पैर पर बिल्कुल फटाफट सर्विस दे रहे हैं। बंधुआ मजदूर बनने को कौन चाहेगा? कौन चाहेगा कि वो बंधुआ मजदूर बने? लेकिन विवश होना पड़ता है। बंधुआ मजदूर कैसे होते हैं? बंधुआ मजदूर के परिवार में या उन लोगों में कैसी विशेषता पाई जाती है? अगर हम देखें तो बंधुआ मजदूरी वंशानुगतता इसमें पाई जाएगी। बंधुआ मजदूर जो है वो वंशानुगत होगा। बताया ना मैंने, पहले बाबा, फिर अब उसके पिताजी, अब उनका पोता जो बाबा लेके गए थे ऋण। 3-3 पीढ़ी, 4-4 पीढ़ी ऐसे चला करता है। कार्य के बदले वेतन या तो नहीं दिया जाता है या बहुत मामूली दिया जाता है, जिससे कुछ
हो ही नहीं सकता। और बंधुआ मजदूर के लिए कार्य समय तथा दशाएं अनियंत्रित होती हैं। ऐसा नहीं है कि 8 घंटे की ड्यूटी देना है, ऐसा नहीं है कि 10 घंटे काम करके चले जाना है। जितनी देर काम नहीं खत्म होगा उतनी देर काम कराएंगे, क्योंकि मालिक जो चाहेगा वो कराएगा। बंधुआ मजदूरी में लिप्त व्यक्ति निश्चित रूप से गरीब होते हैं। कोई अमीर व्यक्ति बंधुआ मजदूर नहीं बनेगा। बंधुआ मजदूर की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से हनन हो जाता है और बंधुआ मजदूर किसी गिरवी रखी संपत्ति के समान होता है, जिसे बिका हुआ भी कह सकते हैं, जिसके पास स्वतंत्रता ना हो। एक चिड़िया, आप एक परिंदे को बंद कर दीजिए, लाके उसको आप कुछ भी खिलाइए, दूध पिलाइए, बढ़िया बढ़िया महंगे वाले चावल खिलाइए, अंगूर खिलाइए, सेब संतरा खिलाइए, लेकिन स्वतंत्रता नहीं रहते हैं, तो वो परिंदा, उस पिंजड़े में बंद परिंदा बोल नहीं सकता। लेकिन अगर वो बोलेगा तो क्या बोलेगा ये आपको पता है? बहुत बुरा बोलेगा। आप सोचेंगे कि अरे मैंने इसको तो सारी सुविधाएं दे दी, वो कहीं कीड़े मकोड़े खाता फिरता या इधर उधर छत पे जाता दाना चुंगता, यहाँ तो सब कुछ मिल रहा है, वहाँ तो कुछ मिल भी रहा है, और यहाँ बंधुआ मजदूरी में तो केवल काम करना पड़ रहा है, कुछ मिल भी नहीं रहा है। अब सोचिए, बस सोचिए, जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा आंसर लिखेंगे। पढ़ने पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, मार्केट में किताबों की भरमार है, लेकिन आप क्या सोच पाते हैं, आप क्या लिख पाते हैं, आप क्या बोल पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि बंधुआ मजदूरी के कारण क्या है। सब आपको पता है, आर्थिक कारण, सामाजिक कारक, ऐसे धार्मिक कारक, 3 भागों में इसको हम बांट कर देख सकते हैं। आर्थिक कारक क्या होंगे? जिसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं होगा वो ऐसे कार्य करने के लिए मजबूर होगा, बंधुआ मजदूर बन जाएगा। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद सबके पास भूमि नहीं है, और जब भूमि नहीं है सबके पास तो क्या खाएंगे? मिट्टी खा के तो काम चलेगा नहीं। अगर भूमि नहीं है तो निश्चित तौर पर वो इतने गरीब हैं कि अधिकतर लोगों को कुशल श्रम नहीं आता होगा, कि उनकी कहीं नौकरी लग जाएगी या कुछ ऐसा वो कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि जो भूमिहीन है वो आगे बढ़ नहीं सकते। बहुत सारे लोग हैं जो पहले गरीब हैं, थे, भूमिहीन थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए। लेकिन नॉर्मली तो ऐसा 1% भी नहीं मिलेगा। आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिनका जो मुख्य आय का स्रोत है वो वन उत्पाद है, उनकी सही कीमत नहीं मिलेगी। बीड़ियाँ महंगी बिकेंगी, लेकिन तेंदू का पत्ता वो लोग देते हैं, उनको कम पैसा मिलेगा। ऐसे बहुत सारे औषधि के जो मतलब पेड़ पौधे हैं वो जंगलों पे पाए जाते हैं, जिनको जातियाँ लाके, जनजातियाँ लाके कंपनी को प्रोवाइड कराती हैं। कंपनियां उसका आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाकर महंगे महंगे दरों पर बेचती हैं, लेकिन उनको क्या मिलता है? क्या उतना मिल पाता है? बाढ़, प्लेग व अन्य गंभीर बीमारी हो जाती हैं। ठीक ठाक स्थिति थी, खा पी रहे थे, परिवार अच्छा चल रहा था, एकदम से सब तहस नहस हो गया। बाढ़, सूखा आ गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जहाँ पे भूकंप आ जाता है, वहाँ पे भी लैंडस्लाइडिंग जहाँ हो जाती है, ये सब भी आप लिख सकते हैं। तो अचानक ऐसी स्थिति आ गई कि उनको कर्ज लेना पड़ा इलाज कराने के लिए या कुछ, तो ये क्या करेगा? बंधुआ मजदूरी को प्रेरित करेगा। मुद्रास्फीति व निरंतर कीमतों का उच्च पाया जाना, महंगाई बहुत बुरी चीज़ होती है। सामान्य व्यक्ति पेट भर पाने के लिए मजबूर हो जाता है महंगाई के सामने। उसके मतलब एक उपाय, कभी कभी तो ऐसा होता है खुराक भी घटानी पड़ती है। कहने का मतलब वो भरपेट खाना नहीं खा पाता। बच्चों का चेहरा देख के उसको लगता है एक रोटी मैं कम खाऊं, बच्चों को खिला दूं। खुराक घटा देती है महंगाई। कितनी भीषण, कितनी दयनीय स्थिति होती है। सामाजिक कारकों की बात करें तो भारतीय समाज की विशेषता रही है कि सुख और दुख दोनों अवसरों पर दावत भोज का आयोजन किया जाता है। कुछ भी होगा हमारे यहाँ, कुछ भी होगा तो आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेगी, दावत। कई बार मैं आपको बताऊं, 50 रुपये का सामान खरीद के आता है और दावत लोग मांग लेते हैं कि लाओ भाई पार्टी दो। और इलाहाबाद इसके लिए बहुत मशहूर है पार्टी मांगने के मामले में। बुरा मत मानिएगा, यहाँ पे कोई ऐसी बात करने की मेरी वो नहीं है। एक बार मेरे मित्र थे तो उन्होंने पार्टी दी, शाम को पता चला कि पार्टी किस चीज़ की है, तो उस दिन वो अंडरवियर खरीद के लाए थे नई, और लोगों ने जिद करके उनसे पार्टी ले ली थी। तो 100 रुपये 150 रुपये का कोई सामान खरीदेगा और उसके बाद में 100-150 की पार्टी। ये मजाक की बात है, लेकिन हमारे समाज में हमारी जो सामाजिक स्थितियां हैं, हमारी जो सामाजिक विशेषताएं हैं, उनको हम देखें तो सुख दुख दोनों अवसरों पर दावत जरूर होगी, भोज का आयोजन होगा, विवाह होगा, बच्चे का जन्म होगा, मुंडन होगा, जो भी होगा।
फिर व्यक्ति जब कोई समाप्त मर गया, मृत्यु हो गई उसकी, तो उसके 13वीं संस्कार, शांति भोज कुछ भी होगा। पहले से गरीब था व्यक्ति, लेकिन अब ऐसा होता है, ऐसा होता है। हमारे यहाँ ड्राइवर ने कहा घर पे कि 50,000 रुपये का खर्चा आ गया है। 50,000 रुपये का खर्चा जब पूछा गया क्यों आ गया है, तो उसने कहा कि लड़के का मुंडन करना है। 50,000 रुपये, उसकी तनख्वाह कितनी है? 6 से 7,000 रुपये। 7,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 50,000 रुपये खर्च करेगा, है नहीं उसके पास। उसने कहा लोन लेने जा रहे हैं, व्यवस्था की गई, कुछ हेल्प किया गया, कुछ उसने अरेंज किया, खैर उसका मुंडन निपट गया। ये उदाहरण था। अब आप सोचिए, पहले से स्थिति सही नहीं थी, कर्ज में डूब गया, आगे जब भरपाई नहीं होगी तो क्या होगा? बंधुआ मजदूर बनेगा। कभी कभी लोगों को स्थानीय स्तर पर तथाकथित बड़े लोगों द्वारा परेशान किया जाता है, और परेशान किए जाने के कारण उनको प्रवास करना पड़ता है। यहाँ प्रवास लिख गया है, प्रवास होगा। और ऐसे लोग गंतव्य स्थान पर बिना किसी शर्त के सेवा योजक की सभी शर्तों को मानते हुए काम करने के लिए वहाँ चले जाते हैं। और जब वहाँ जाते हैं तो उनको क्या होगा? बंधुआ मजदूर बना लिया। जैसे बहुत लोग सऊदी अरबिया कमाने चले जाते हैं, या अरब कंट्रीज़ में बहुत जगह कमाने चले जाते हैं, और उनको सेवा योजक यहाँ से एजेंट जो होते हैं वो लेके जाते हैं। और वहाँ पे एक दो प्रकार के वीज़ा मैंने सुना है, और सुना क्या है मैं जानता हूँ। तो एक गुलाम वीज़ा होता है, एक फ्री वीज़ा होता है। जो फ्री में वीज़ा में जाते हैं वो लोग कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, लेकिन जो गुलाम वीज़ा में जाते हैं उनको सेवा योजक, कहने का मतलब गुलाम वीज़ा का मतलब है कि जो एजेंट जो आपको लेके जा रहा है, आपको मतलब जिसको लेके जा रहा है, तो वो जहाँ कहेगा वहीं काम करना पड़ेगा, क्योंकि वही लेके जा रहा है। तो उनकी स्थिति बड़ी दयनीय होती है, वेतन भी उनका कम होता है, बहुत ख़राब स्थिति। वो बंधुआ मजदूर की तरह ही कार्य करते हैं। शिक्षा का अभाव और कार्यकुशलता की कमी भी बंधुआ मजदूरी को प्रेरित करेगी, बंधुआ मजदूर बनाने की प्रवृत्ति को बढ़ाएगी। धार्मिक कारकों की अगर हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता रही है, जिसका हम कर चुके हैं। उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा निम्न वर्ग को नौकर या बंधुआ मजदूर के रूप में लंबे समय से प्रयोग किया जाता रहा है। चाहे मंदिरों में देखें, अन्य अन्य जहाँ भी हम देखेंगे, हर जगह ये व्यवस्था पाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाता है, अगर इस पे प्रश्न बनेगा कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए कोई ये नई समस्या नहीं है, नया मामला नहीं है। तो प्रयास भी आपको पता होगा कि ये प्राचीन समय से ही, मतलब पूरा कह सकते हैं कि ब्रिटिश काल से ही शुरू हो गए। ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया कि संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में जहाँ जहाँ बंधुआ मजदूरी होगी उसको समाप्त कर दिया जाएगा। परंतु भारत में ये कानून असफल हो गया। बड़ी जटिल संरचना, सफल नहीं हो पाया। भारत की आज़ादी के बाद इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए। जैसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23, इसके अंतर्गत मानव दुर्व्यवहार, बेगार व बलात् श्रम को निषिद्ध कर दिया गया। बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत बड़ी संख्या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति लोगों की रही है। भारत सरकार के द्वारा इनकी दशाओं का अध्ययन करने के लिए SC/ST आयोग की नियुक्ति की गई। और ये जो आयोग नहीं, यहाँ पे आयुक्त कर दीजिए, आयुक्त की नियुक्ति की गई। आयुक्त के प्रतिवेदन में बंधुआ मजदूरों के शोषण को उजागर किया गया। ये दूसरा प्रयास था। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन के लिए 1976 में एक अधिनियम पास किया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा इस कानून को सभी राज्यों में लागू किया गया। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इसके पहले राज्य स्तर पर बहुत सारे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम पारित किए गए थे। उनके ऊपर ये लागू हुआ जो 1976 का ये अधिनियम था, और राज्य स्तरीय कानून स्वतः समाप्त हो गए, निष्क्रिय हो गए। और इस अधिनियम के कुछ प्रावधान हैं, महत्वपूर्ण प्रावधान यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे बंधुआ मजदूरों को सबसे पहले तो पता लगाया जाएगा, फिर बंधुआ मजदूरों को मुक्ति दिलाई जाएगी वहाँ से, फिर ऋणदाताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने बंधुआ मजदूर बनाया था। जिला व तहसील स्तर पर सतर्कता समिति बनाई गई, उनका निर्माण किया गया, उनकी नियमित बैठक होगी। बैठक का आयोजन क्यों होगा? क्योंकि समय समय पर ये चीज़ें होती रहें, अपडेट होती रहे लिस्ट। ऐसा नहीं कि एक बार किया गया फिर 10 साल बाद किया जाएगा, 10 साल कोई भी इस बीच में पड़ा रहे। निर्धारित रजिस्टर का निर्माण किया गया जिसमें आंकड़े रखे जाएं कि भाई इतने बंधुआ मजदूर पाए गए और इतने लोगों को पकड़ा गया जिन्होंने बना के रखा था बंधुआ मजदूर। इस तरह की बातें इसमें दर्ज की जाएं। मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी को न्यायिक अधिकार प्रदान किया जाना और बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास करना। तो मजिस्ट्रेट स्तर का जो अधिकारी था उसको न्यायिक अधिकार दे दिए गए कि इस मामले में वो न्याय कर सकता है और बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास करना।
1976 में जो ये अधिनियम था, 1985 में इसको संशोधित किया गया। इसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से कहा गया कि संविदा मजदूर ही बंधुआ मजदूर समझे जाएंगे। कब? यदि वह बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1976 की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। यानी कि जिनको एडहॉक पे, संविदा पे रखा जाता है, उनकी भी स्थिति ऐसी ही होती है, उनको ही समझा जाएगा, ऐसा कहा गया। सरकार द्वारा बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास को अधिक सक्षम तथा प्रभावशाली बनाने हेतु 17 मई 2016 को बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना 2016 की घोषणा की गई और इसके तहत बंधुआ मजदूर योजना को केंद्रीय योजना में परिवर्तित करते हुए इसके तहत मिलने वाले लाभों में वृद्धि कर दी गई। क्या किया गया है इसके बारे में हम पढ़ लें तो इसके तहत इस योजना में बजट प्रावधान को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 47 करोड़ रुपए, बहुत बड़ा जंप था, कर दिया गया है प्रतिवर्ष। केंद्र सरकार द्वारा बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना में संशोधन कर वित्तीय सहायता 20,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई। सर्वाधिक वंचित, हाशिए पर पड़े व्यक्ति जैसे दिव्यांग, तस्करी एवं यौन शोषण से मुक्त लोगों को मतलब जो इसमें महिलाएं, बच्चे और ट्रांसजेंडर, इनको 3 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। ये पॉइंट यहाँ गलत बन गया है। वहीं इस क्रम में दूसरे स्थान पर आने वाली महिलाओं एवं नाबालिगों, मतलब इससे जो कम पीड़ित हैं, उनको 2 लाख रुपये मिलेंगे। सामान्य वयस्क पुरुष बंधुआ मजदूर को 1 लाख रुपये मिलेंगे। अगर कहीं वो बंधुआ मजदूर है तो उसको निकाला जाएगा वहाँ से। इस नई योजना के तहत रकम को एक वार्षिकी खाते में रखा जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियंत्रित होगा ये प्रावधान। और इस नई योजना की विशेषता यह है कि इसके जरिए किसी गिरोह द्वारा संगठित तरीके से भीख मंगवाया जाना, जबरन वेश्यावृत्ति, बाल श्रम को बंधुआ मजदूरी के नए स्वरूपों में सम्मिलित किया गया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऊपर से तो वो बंधुआ मजदूर नहीं है, एक संगठन बना दिया गया है उसमें। अरे बड़ा, जानते हैं कई NGOs होते हैं और कई ऐसे संगठन होते हैं जो कहते हैं हम समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और अंदर कुछ दूसरा चला करता है। तो इन सब पे रोक लगाने के ये तरीके हैं। इस योजना में संशोधन करने के तुरंत बाद कारगर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1976 में के नियमों में संशोधन किया जाएगा। अब ये आगे जब होगा तब देखा जाएगा। अब बात आती है कि पुनर्वास कैसे किया जाए। इस पे प्रश्न भी बन सकता है और पुनर्वास पे ये भी हो सकता है कि सामाजिक कार्यकर्ता कैसे पुनर्वास करे। तो पुनर्वास के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पुनर्वास 2 स्तरों पर होता है, एक भौतिक और दूसरा मनोवैज्ञानिक। जो भौतिक स्तर पर पुनर्वास है पहला, तो और जबकि ये जो भौतिक पुनर्वास है उसका संबंध किससे है? पैसे से है, अर्थ से है। यानी कि इसमें पैसे आप देंगे तब तो कुछ भौतिक स्तर पर हो जाएगा। और मनोवैज्ञानिक स्तर पर जो पुनर्वास है वो आश्वासन की प्रक्रिया से है, कॉन्फिडेंस में लाना कि ठीक है आपके साथ ऐसा होगा, आप चिंता ना करें, बी पॉजिटिव। ठीक है, पुनर्वास को अंतिम रूप तभी दिया जा सकता है जब दोनों साथ साथ चलें। अगर आपने पैसे दे दिए किसी को और कॉन्फिडेंस में नहीं ला पाए तब भी उसका पुनर्वास नहीं हो पाएगा। और केवल कॉन्फिडेंस ही है, पैसे कुछ दिए ही नहीं, आधार तौर पर कुछ हुआ ही नहीं, तब भी दिक्कत है। मुख्यतः पुनर्वास को अगर हम देखें तो 3 चरणों में बांट सकते हैं। और अगर यही जो जब कार्यकर्ता की भूमिका पूछी जाएगी तो कार्यकर्ता भी ऐसे ही कार्य करेगा। प्रथम चरण के अंतर्गत किसी व्यक्ति की जो मुक्ति दिलाने का कार्य है वो भौतिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी मुक्ति दिलाने के बाद में। दूसरे चरण में उसे नए सिरे से जीवन प्रारंभ करने के लिए अल्पकालिक सहायता दी जाएगी। इसमें कृषि भूमि प्रदान करना, मकान बनवाने के लिए सहायता देना, कृषि के लिए उपयोगी चीज़ें प्रदान करना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये सारे कार्य किए जाएंगे। और तीसरे चरण में दीर्घकालिक सहायता से संबंधित कार्य होंगे। इसके अंतर्गत ऋण सहायता दे दी जाएगी। अब ये ऋण कौन देगा? साहूकार वाला ऋण नहीं रहेगा कि फिर बंधुआ मजदूरी, कम ब्याज पर या ब्याज मुक्त ऋण सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। और वयस्क सदस्यों को अनौपचारिक शिक्षा में, बच्चों को औपचारिक शिक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, शिक्षा प्रदान की जाएगी। कौशल विकास का कार्य किया जाएगा, प्रशिक्षण का कार्य किया जाएगा, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये सारे कार्य इसके अंतर्गत पुनर्वास के तीसरे चरण में किए जाएंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पुनर्वास के अंतर्गत एक बंधुआ मजदूर को सभ्य समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि वह अपने अस्तित्व की रक्षा कर सके तथा गरिमामय, यहाँ पे होना चाहिए, गरिमामय जीवन जीने के काबिल बन पाए। उद्देश्य क्या है? गरिमामय जीवन, संविधान का जो उद्देश्य है वही चीज़ है यहाँ पर। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक इसको पढ़िए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कुछ लोग टेस्ट सीरीज़ के बारे में कह रहे हैं कि टेस्ट सीरीज़ चालू की जाए। टेस्ट सीरीज़ चालू करने में एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर मैं चालू करूँगा तो मेरा ये उद्देश्य होगा कि उसको अच्छे से
उसका मूल्यांकन अच्छे से हो। अगर वो एवेल्यूएट सही से नहीं हो पाती है, मूल्यांकित सही से नहीं हो पाती है, तो बेकार है, कुछ उसका मतलब नहीं है। तो इसके लिए कुछ कोशिशें हो रही है, लेकिन बस दिक्कत वही आ रही है कि कोई साथ देने को तैयार नहीं है। अब इसमें आप लोग सुझाव दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। बिना पैसे के कोई काम करने को तैयार नहीं है, अकेले संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा करने के लिए पचासों लोग मुझसे कह चुके हैं। 50 लोगों की कॉपियाँ चेक करना अकेले मेरे बस की बात नहीं है, टाइम ही नहीं है कि उसको किया जा सके। आप लोग अपने सुझाव दीजिएगा। और टॉपिक तो खैर जो है वो तो ठीक है ही है, अच्छा लगेगा तो पसंद कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा तो दूसरों तक भी भेज सकते हैं, मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।